गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर चैप्टर 14 निबंध लेखन। निबंध लेखन मतलब होता है ऐसे राइटिंग, यानी किसी एक पर्सन के या किसी एक चीज़ के बारे में उसकी पूरी डिटेल्स देना, उसके बारे में सब बताना। जिस तरह से कहानी लिखी जाती है इसी तरह से निबंध लिखा जाता है। या निबंध होता है ऐसे। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि निबंध किस तरह से लिखा जाता है और कैसा होता है। तो हम मतलब यही निबंध पढ़ते हैं हम महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जो थे उनके बारे में हम ये निबंध पढ़ेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विश्व के महापुरुषों में महात्मा गांधी का नाम सबसे ऊंचा है। मतलब जो विश्व में महापुरुष थे उनमें सबसे ऊंचा नाम महात्मा गांधी का है। उन्होंने अहिंसात्मक सत्याग्रह द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलवा कर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया। मतलब उन्होंने बिना हिंसा के, मतलब बिना लड़ाई के हमेशा सच का साथ दे करके देश को आज़ाद करवाया, उसे स्वतंत्र करवाया। और देश को कि बिना लड़ाई के, बिना हिंसा के भी कोई भी काम करा सकते हैं। हमेशा सच बोलना चाहिए। इस टॉपिक्स पर इन 3 चीज़ों को, 4 चीज़ों को लेकर उन्होंने देश में एक नया आदर्श दिया है। देश को एक नया आदर्श दिया है, एक नई वो रोशनी दी है। गांधी जी का पूरा नाम मनमोहन दास करमचंद गांधी था। जो गांधी जी ने, जिन्हें महात्मा गांधी कहते हैं, उनका पूरा नाम मनमोहन दास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में को गुजरात राज्य के पोरबंदर नगर में हुआ था। मतलब जो गांधी जी हैं उनका जन्म गुजरात में पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। उनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी था। मतलब जो उनके पापा थे उनका नाम करमचंद गांधी था। होता है ना कि फादर्स, मतलब अपने नाम के साथ पेरेंट्स, फादर्स का नाम लगाया जाता है। तो जो गांधी जी थे उनका नाम मोहनदास था, मोहनदास गांधी, पर उन्होंने अपने फादर का नाम भी अपने नाम के साथ जोड़कर मोहनदास करमचंद गांधी कर लिया था। अब उसके बाद है गांधी जी के जीवन पर उनकी माता श्रीमती पुतलीबाई का विशेष प्रभाव पड़ा। मतलब जो गांधी जी का जीवन जो था उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट उनकी मम्मी थी, उनकी माता जी थी। उनकी माता जी का नाम था पुतलीबाई, श्रीमती पुतलीबाई। तो उनका विशेष प्रभाव पड़ा था गांधी जी के जीवन पर। उसके बाद है प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने कानून की उच्च उपाधि प्राप्त की। मतलब गांधी जी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड गए थे। मतलब नॉर्मली यहाँ की पढ़ाई करने के बाद वो और अच्छी पढ़ाई और अच्छे एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ पर उन्होंने कानून की पढ़ाई की, मतलब कानून की उच्च उपाधि प्राप्त की। भारत लौटने के कुछ समय बाद उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ गोरे शासक भारतीय तथा अन्य काले लोगों से बहुत बुरा व्यवहार करते थे। गांधी जी के अहिंसात्मक सत्याग्रह द्वारा अपने अधिकारों की मांग की। मतलब जब गांधी जी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस इंडिया आए, तो यहाँ आने के बाद उन्हें कुछ ही समय बाद दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ जो गोरों का शासक था, अंग्रेज़ों का शासक था, उन्होंने गोरे लोगों को, मतलब भारतीय और अन्य काले लोगों से, जो गोरे शासक थे वो भारतीय लोगों से और अन्य काले लोगों से बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। तो गांधी जी ने अपनी अहिंसात्मक सत्याग्रह के चलते उनसे अपने अधिकारों की मांग की। भारत लौटकर गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना आरंभ कर दिया। शीघ्र ही वे भारत के सबसे बड़े नेता बन गए। मतलब जब वो वापस भारत आए तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया, हर चीज़ में भाग लेना शुरू कर दिया, और बहुत जल्द ही वो भारत के सबसे बड़े नेता बन गए। गांधी जी कहा करते थे,
बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। अछूदर्त धारी नारी उद्यान तथा ग्राम सुधार की ओर भी उन्हें विशेष ध्यान दिया। मतलब कि वो कहते थे कि बुरा मत कहो, कि कोई भी हो, कोई आपको कितना भी बुरा कह रहा हो उसके साथ आप बुरा मत, मतलब उससे आप बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। कुछ भी हो रहा हो दुनिया में आप बुरा जैसे कहीं गलत चीज़ें होती हैं तो आजकल की जनरेशन कैसी है, जहाँ कुछ अच्छी चीज़ें होंगी ना, जहाँ मोटिवेट करने की चीज़ होंगी उधर की साइड बहुत कम जाएगी, और जहाँ लड़ाई झगड़े और बहुत गलत चीज़ें हो रही होंगी ना उधर की साइड ज़्यादा जाएगी। तो वही गांधी जी ने वही कहा था कि बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। कि कोई गलत काम हो रहा है तो उसे देखो मत, या तो उसे जाके वहाँ से उसे हर चीज़ को हटा ही दो, या फिर वहाँ से अगर वो नहीं सुनते हैं तो वहाँ से अपनी नज़रें फेर लो। उन्होंने नारी के लिए, गांव वालों के लिए बहुत सारी उनके कामों के लिए बहुत सारे विशेष ध्यान दिए। वे घर घर में हस्तउपयोग उद्योग चलाना चाहते थे, इसलिए वह हर व्यक्ति के लिए चरखा चलाना ज़रूरी समझते थे। मतलब वो चाहते थे कि कोई भी बेरोज़गार ना हो, हर घर में कुछ ना कुछ काम हो रहा हो, तो वह हर व्यक्ति के लिए, हर लेडीज़ के लिए चरखा चलवाना ज़रूरी समझते थे, चरखा चलाना ज़रूरी समझते थे। उनके नेतृत्व में भारत ने गुलामी की कड़ियाँ तोड़ फेंकी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, देश स्वतंत्र हो गया। मतलब जब तक वो जिंदा थे, जब तक ही मतलब जो वो था, भारत जो गुलामी कर रहा था, भारत जो गुलाम था गोरे लोगों का, वो गुलामी ख़त्म हुई। फाइनली 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। खेत की बात है कि 30 जनवरी 1948 को नथुराम गॉडसे ने उनकी हत्या कर दी। ये समाचार सुनकर सारा देश स्तब्ध रह गया। मतलब ये कि उसके कुछ दिन बाद ही, कुछ महीने बाद ही 30 जनवरी को, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, और 30 जनवरी 1948 में 47 में वो हुआ। 48 में नाथुराम गॉडसे जो थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी, उनको गोली मार दी, जिससे पूरा देश एकदम सहम गया। पूरे देश में एकदम खलबली सी हो गई। लोग उन्हें प्यारे से बापू कहा करते थे। देश ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर सम्मानित किया। मतलब जो लोग थे वो उन्हें बापू कहते थे, और जो देश, मतलब हमारे देश ने उन्हें याद रखने के लिए उन्हें राष्ट्रपिता का नाम दे दिया कि वो राष्ट्रपिता हैं। इसी तरह से निबंध लिखा जाता है। मतलब किसी एक टॉपिक अगर हम लेते हैं तो उसके बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ, मतलब वो कैसे थे, कहाँ थे, उसका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उनके बारे में, उनके जन्म से लेके मृत्यु तक की सारी घटना जो उन्होंने की है, जो अच्छे काम उन्होंने किए हैं, जो उनके साथ हुआ है, उस चीज़ को लेकर के हम एक कोई पैराग्राफ, कोई बड़ा लेटर मतलब बड़ा कहानी लिखते हैं, कोई निबंध लिखते हैं, उसे ऐसे कहते हैं। आई होप आपको ये यहाँ गांधी जी के बारे में समझ में आया हो। इसके बाद है, हमने अभी पीछे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा। यहाँ पर है गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस से क्या होता है ये उस बारे में है। 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश भारतवर्ष में 15 अगस्त 1947 को सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बीड़ियां काटकर स्वतंत्र प्राप्त की थी। इस दिन को देखने के लिए अगणित देश प्रेमियों ने, वीरों ने अपनी तन मन धन को बलिदान किया था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारे देश के निवासी आराम से न बैठे हुए इस देश को एक बड़ी एवं मजबूत आधार पर रखकर आगे बढ़ना चाहते थे। मतलब ये कि 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। ये जैसा हम सब जानते हैं कि 15 वर्ष में भारत में 15 अगस्त 1947 को सैकड़ों सालों से जो देश हमारा गुलाम था उससे आज़ादी पाई थी। उन बीड़ियों को काटकर स्वतंत्रता प्राप्त की थी, आज़ादी प्राप्त की थी। इस दिन को लेकर देश प्रेमियों ने, जो देश में थे, जो बहुत ही लोगों ने बलिदान दिया था, अपना तन मन धन
सब कुछ त्याग दिया था, उसमें बलिदान कर दिया था। कुछ ना सोच कर, ना अपनी फैमिली के बारे में सोच कर, ना किसी चीज़ के बारे में सोच कर, कुछ नहीं सोचा था और सब मतलब लड़ाई में कूद पड़े थे। तो 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन देश के नागरिक जो थे, जो निवासी थे, वो आराम से ना बैठे, वो अपने देश को एक ऊंचाई पर देखना चाहते थे, आगे बढ़ता देखना चाहते थे। इसके लिए आवश्यक था कि देश के विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नियमों का निर्माण हो। इस महान कार्य को पूरा करने के लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ और इस सभा के हमारे देश के लिए संविधान बनाया। ये संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन ही हमारे देश पर लागू हुआ। इसलिए तब से प्रतिवर्ष 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब ये कि इस आवश्यकता थी कि हमारे देश में जो कार्य हो, जो काम हो, वो एक नियम के अनुसार हो, उनमें एक नियम हो, एक कानून हो। तो एक ये महान कार्य जो किया, मतलब ये एक महान कार्य पूरा करने के लिए संविधान सभा रखी गई थी, संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिससे हमारे देश की संविधान बनाया गया था और हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 में ये संविधान लागू हुआ था, जिससे इसीलिए हम जो है तो हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन हर जगह छुट्टी रहती है, विद्यालय एवं कार्यालय सभी बंद रहते हैं, बच्चे बूढ़े सभी प्रशंसा में डूबे रहते हैं। विद्यालयों में गणतंत्र दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है। देश के राष्ट्रपति विजय पथ पर डूबे रहते हैं। विद्यालयों हर सलामी लेते हैं, विजय पथ पर सलामी लेते हैं और राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। परेड में सेना की ताने टुकड़ियां भाग लेती हैं और विद्यालयों के बच्चे नृत्य और गायन में दर्शकों को मन मोह लेते हैं। परेड में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ भी निकलती हैं। रात को सारे देश में प्रत्येक सरकारी भवन पर दीपमाला सजी रहती है, जिससे सड़कें और बाजार बहुत सुंदर लगते हैं। मतलब ये इस दिन जो है तो हर जगह की, हर देश की छुट्टी रहती, मतलब इंडिया में, भारत में हर जगह की छुट्टी रहती है। सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, सारे ऑफिसेस, हर एक चीज़ बंद रहती है। बूढ़े बच्चे मतलब खुशी में डूबे रहते हैं। हर स्कूल में एक विशेष तरह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। देश के राष्ट्रपति जो हैं वो विजय पथ पर सलामी लेते हैं और झंडा फहराते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। परेड में सेना की टोली, मतलब टुकड़ियाँ, कुछ टुकड़ियाँ भाग लेती हैं, अलग अलग चीज़ों में भाग लेती हैं। विद्यालयों के जो स्कूल्स के बच्चे होते हैं वो डांस करते हैं, गाना गाते हैं। मतलब जो दर्शक वहाँ जो देखने आते हैं, ये चीज़ें उनका मन बहलाते हैं। परेड में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ भी निकलती हैं। रात को सारे देश में हर सरकारी जो ऑफिस या सरकारी भवन होता है वो दीपमाला से सजाया जाता है, जिससे सड़कें और सारे बाज़ार सुंदर लगते हैं, जगमगाते रहते हैं। यहाँ हमारा गणतंत्र दिवस, मतलब यहाँ हमने गणतंत्र दिवस, अभी पीछे हमने महात्मा गांधी के बारे में बताया था कि उन पे निबंध बताया था। यहाँ मैंने गणतंत्र दिवस पे निबंध बताया है कि गणतंत्र दिवस कैसे मतलब गणतंत्र दिवस क्यों मनाया। हमने ये एक मतलब जो ऐसे है वो गणतंत्र दिवस पे लिखा है, तो इसमें हमने बताया है कि गणतंत्र दिवस कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इससे पहले क्या हुआ था और इसके बाद क्या हुआ, इसके पीछे मनाने का रीज़न क्या है। मतलब कोई ऐसे में वो चीज़ें होती हैं जिससे हमें, अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं जो आज भी हमारे देश में जिसका नाम है उस पर लिख रहे हैं, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। या अपनी माँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो हम सब बताएंगे हमारी मम्मी ऐसी हैं, वो इतने साल की हो गई हैं, वो मतलब वो ऐसे करती हैं, ऐसे करती हैं, घर में वो ऐसा करती हैं, वो हमारे लिए ऐसा करती हैं, वो इतने बजे उठती हैं, वो घर का सारा काम करते हैं। इसी तरह से निबंध किया जाता है। इससे आगे भी और निबंध हैं, जैसे रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है उसके बारे में है। उसके बाद है हम पढ़ते हैं रेडियो।
रेडियो पे ऐसे तो एक छोटा सा यंत्र जो हमारे गीत संगीत सुनाकर हमारा मन बहलाता है, देश विदेश के समाचार सुनाकर हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, रेडियो कहलाता है। मतलब ये कि एक छोटा सा यंत्र है, एक छोटी सी चीज़ है जो हमें गीत संगीत सुनाता है, देश विदेश की खबरें समाचार न्यूज़ सुनाता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, उसे रेडियो कहते हैं। ये एक रेडियो है। विज्ञान का यह अद्भुत चमत्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक मार्कोनी का आविष्कार है। रेडियो केंद्र में बैठा व्यक्ति जो कुछ बोलता है वह बिजली की तारों और फिर रेडियो की तरंगों में बदल कर आकाश में फैल जाता है। हमारे घर में रखा रेडियो इन्हें तरंगों को पूर्ण पकड़ लेता है। मतलब जो इसमें जो है तो आवाज़ कहाँ से आती है, ना कोई तार लगता है ना कुछ लगता है, तो इसमें आवाज़ कहाँ से आती है कि दूर रेडियो केंद्र में मतलब एक दूर उसमें बैठा हुआ एक व्यक्ति वो कुछ बोलता है तो बिजली की तारों की वजह से उसमें एक तरंग मतलब उसकी तरंगें आसमान में फैल जाती हैं और जिसे रेडियो उन तरंगों को कैच करता है और उससे हमें उसमें संगीत या और सब सुनाई देता है, समझ आता है। तो आज रेडियो हमारे जीवन में घुल मिल गया है। सैकड़ों सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों के कंधों पर रेडियो और ट्रांजिस्टर लटके रहते हैं। हल चलाने वाला किसान अपना ट्रांजिस्टर बैल के सींग पर लटका लेता है। मतलब ये कि जो रेडियो है वो हमारे जीवन में बहुत अच्छे से घुल मिल गया है। जो सड़कों पर काम करते हैं मजदूर वो अपने कंधे पर रेडियो ट्रांजिस्टर रखे रहते हैं और जो किसान होता है वो उसे ये सब सुनना होता है तो वो बैल के सींगों में मतलब ट्रांजिस्टर टांग देता है, रेडियो टांग देता है और उसके बाद गाने भी चलते रहते हैं और वो अपना काम भी करता रहता है। रेडियो हमें गीत और समाचार ही नहीं सुनाता, हमारे पाठ्यक्रमों के निर्धारित पुस्तकों के कठिन भाग भी हमें समझाता है। किसानों को अच्छी फसल उगाने के लिए आवश्यक जानकारी रेडियो द्वारा दी जाती है। मतलब रेडियो हमें सिर्फ गाने और समाचार ही नहीं सुनाता, वो बहुत अलग अलग चीज़ें भी हमें पुस्तकों में जो कठिन चीज़ें होती हैं उन्हें समझाता है। किसानों को समझाता है कि फसल अगर ख़राब हो मतलब फसल को अच्छा कैसे किया जाए, फसल अच्छे से कैसे हो सकती है, उनको बताता है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों के अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आंखों देखा हाल रेडियो से सुनकर हम अपने आप को लंदन, सिडनी, दिल्ली या लाहौर में बैठा सकते हैं। मतलब ये कि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल जो खेला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मैच जो खेले जाते हैं, जो राष्ट्र के बीच में खेले जाते हैं, वो हम वहाँ आंखों से तो नहीं देखते, पर वो आंखों देखा खेल जो वहाँ जो बैठे होते हैं वो आंखों देखा खेल हमें रेडियो पर बताते हैं, हम वो सुन सकते हैं। इससे हम अपने आप को लंदन में, दिल्ली में, लाहौर में, सिडनी में बैठा महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। रेडियो के कार्यक्रम प्रसारित करने वाले अनेक कंपनियां होती हैं। मतलब जो रेडियो में जो मतलब आवाज़ हमें आती है वो एक ही कंपनी नहीं होती है, वो अलग अलग कंपनियां होती हैं। सभी देशों के राष्ट्रीय संस्थान होते हैं जो उस राष्ट्र के समाचार प्रसारित करते हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशंस या BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका तथा आकाशवाणी इसी प्रकार के संस्थान हैं। मतलब ये कुछ संस्थान हैं जो रेडियो में आते हैं, जैसे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशंस, वॉइस ऑफ अमेरिका मतलब ब्रिटिश बॉडी कॉरपोरेशन, इसको BBC कहा जाता है, वॉइस ऑफ अमेरिका तथा अंतर्राष्ट्रीय वाणी आकाशवाणी। ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिसमें से हमें मतलब रेडियो में अलग अलग चीज़ें सुनने को मिलती हैं। आजकल ध्वनि के साथ साथ चित्रों का भी प्रशासन प्रारंभ हो गया है। इन नए यंत्रों को टेलीविज़न या दूरदर्शन यंत्र कहा जाता है। मतलब पहले सिर्फ रेडियो थी जिसमें सिर्फ आवाज़ आती थी, अब बहुत नए नए यंत्र बन गए हैं, बहुत नई नई चीज़ें बन गई हैं जिसमें हमें आवाज़ तो आती है, उसके साथ हमें चित्र भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे टेलीविज़न, टीवी हो गया, उसे टेलीविज़न या दूरदर्शन कहते हैं। जैसे मतलब जिसमें हमें पिक्चर पहले जो है जिसमें हमें मतलब वो दिखाया जाता था, पहले के जो टीवी होते थे उन्हें टेलीविज़न और दूरदर्शन कहा जाता था। बट अब LED, टीवी, कंप्यूटर और लैपटॉप ये सारी चीज़ें अब चल गई हैं। पहले
रेडियो था, उसके बाद टेलीविज़न और दूरदर्शन आया। ठीक है, यहाँ पर आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि निबंध कैसे लिखा जाता है। मतलब कोई एक टॉपिक लेकर उसके बारे में पूरी डिटेल्स जो दी जाती हैं उसे निबंध कहते हैं। उसके बारे में सब बताया जाता है। अगर वो कोई सामान है तो उसे किसने बनाया, कैसे बनाया, वो कौन थे, उस सामान से क्या फ़ायदा है, क्या, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और अगर वो कोई इंसान है तो उसके बारे में, उसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उसने क्या क्या किया, कैसे किया, वो बताया जाता है। अगर कोई प्लेस है, कोई त्यौहार है तो त्यौहार क्यों मनाया जाता है, किस कारण मनाया जाता है, वो बताया जाता है। और अगर मतलब कोई ऐसी जगह है जहाँ, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो ये किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया, कैसे बनवाया, किस चीज़ से बना है, ये बताया जाता है। तो निबंध में जिससे हमें पूरी डिटेल्स पता चले उस चीज़ के बारे में, वो निबंध होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ समझ में आया हो। इसकी एक्सरसाइज तो नहीं है, ये चैप्टर हमारे यहाँ ख़त्म होता है। आपकी इंग्लिश हिंदी ग्रामर की बुक यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये समझ में आई हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी हो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।